नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। ईरान और इजरायल के बीच हुआ सीज फायर जंग की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए एक राहत लेकर आया है। लेकिन क्या सीज फायर के ऐलान से मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि अटेंशन सीकर डोनाल्ड ट्रंप 2 जगह कामयाब नहीं होने के बाद तीसरी जगह हर हाल में सीज फायर करवाना चाहते थे और इसीलिए जल्दबाजी में सीज फायर करवा कर बैठ गए। इजरायल और ईरान जिनके लिए अभी टेबल पर सहमत भी नहीं हुए कि सीज फायर हो गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि अमेरिका जंग में कूद तो गया, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा का सपना चकनाचूर होता देख उन्होंने सीज फायर करवाने में ही भलाई सोची। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यह सीज फायर राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया तो है, लेकिन यह सीज फायर हुआ नहीं है। इसीलिए तो दोनों देश सीज फायर के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मजबूर होकर राष्ट्रपति ट्रंप को फिर एक बार ट्वीट करके कहना पड़ा कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम अब लागू हो चुका है। मैंने 12 दिन की जंग को खत्म करवाया। दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जता दी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। लेकिन सीज फायर रुका नहीं और एक बार फिर ट्रंप आए और यह कह दिया कि मैं दोनों देशों से खुश नहीं। मतलब शक तो अमेरिका को भी पूरा है कि सीज फायर कहीं मिसफायर ना निकल जाए, क्योंकि नोबेल की चाहत में ऑल इज नॉट वेल है। पहले आपको ट्रंप का बयान सुनवाते हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स के खास पैनल से करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो आइए जल्दी से सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। पहला सवाल आज रहेगा अंकल सैम का, सीज फायर या फिर मिस फायर? एक्शन में दोनों देश, मिडिल ईस्ट में समर शेष। नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप ने कराया युद्ध विराम। युद्ध विराम कराया या अमेरिका को जंग से बचाया? हालात तब भी विकराल, आगे न्यूक्लियर युद्ध काल। हमारे साथ अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक के तौर पर चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही ब्रिगेडियर शतेंदु जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और निपुण आलमबयान साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत अचल मल्होत्रा सर आपके साथ करना चाहूंगी। आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहूंगी कि क्या आपने सर कभी ऐसा देखा है कि दो देश टेबल पर आए नहीं, लेकिन ट्विटर पर युद्ध विराम का ऐलान हो जाए, फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का आना और यह कहना कि मैं दोनों देशों से खुश नहीं हूं? यह समझना चाहती हूं कि युद्ध विराम सिर्फ कहने में हुआ है, किसी सोशल मीडिया हैंडल पर हुआ है, या वाकई में जमीन पर यह सीज फायर दिखता है? नमस्कार पूर्णिमा जी, आपके पहले सवाल का जवाब कि टेबल पे आए नहीं और सीज फायर हो गया और मैंने कभी सुना या नहीं सुना। अरे हम सबने सुना ना, अभी हाल ही में पहलगाम के बाद कब आए इंडिया पाकिस्तान टेबल पे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जाके अनाउंस कर दिया कि उन्होंने मीडिएशन करी और मध्यस्थता करी और दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। तो कुछ ऐसा ही है, अगर 100% वैसा नहीं है तो कुछ तो वैसा ही है। कुछ इसे आप पूरे सिलसिलेवार देखिए, शुरू से देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। फ्रॉम डे वन 1979 में जब रिवोल्यूशन हुआ ईरान में और उसके बाद नई सरकार आई, तो अमेरिका को वो हजम नहीं हो रही काफ़ी सालों से। इजराइल और ईरान के रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा मानते आ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इतने सालों में इजराइल की तमन्ना जो है ईरान को थोड़ा नुकसान पहुंचाने की या न्यूट्रलाइज करने की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब इन्होंने एक जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ईरान, इसका हुआ तो कई सालों से चल रहा है। आईएईए में ये कई सालों से ये ईरान न्यूक्लियर इशू जो है डिस्कस हो रहा है। सो मच सो कि 2015 में एक एग्रीमेंट भी हो गया था जिसमें अमेरिका भी शामिल था, जिसमें वेस्टर्न पावर्स भी शामिल थी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आया और उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने वाकई आपकी इंटेंशन उसके न्यूक्लियर बम को रुकवाने की थी, तो ऑल सिंसियरिटी में आप 2015 के जो एग्रीमेंट था उस पर काम करते। आईएईए की बात सुनते कि आईएईए ने तो आज तक नहीं कभी कहा कि बॉम्ब बन गया। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि उनके पास काफ़ी मात्रा में शायद 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% एनरिच्ड है और वो शायद बना सकता है। तो इजराइल को तो कोई पूछता ही नहीं, उसके पास 70-90 बॉम्ब है, उसकी क्या गारंटी है वो नहीं मारेगा ईरान के ऊपर। तो ये तमन्ना काफ़ी समय से चल रही थी। फिर जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया इजराइल के ऊपर,
तो तब से इजराइल को एक मौका मिला कि धीरे धीरे करके पहले उसके प्रॉक्सीज, ईरान के प्रॉक्सीज को कमजोर किया जाए, हमास, हिजबुल्लाह एंड हूती। और जब वो काफी हद तक उन्होंने कमजोर कर लिए तो उन्होंने कहा लगे हाथ ईरान को भी निपटा दिया जाए। इजराइल के अकेले बस का नहीं था ईरान को निपटाना, और खास तौर से उसकी जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि वो एनरिचमेंट कर रहा है या डीप डाउन है, जिसके लिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स की जरूरत थी, तो उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई। इससे पहले भी ये कई बार ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको स्ट्राइक करना चाहिए हमें, किसी ने ओबलाइज नहीं किया। पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको ओबलाइज नहीं किया। इस बार पता नहीं क्या हुआ, क्या इनको खबर कहाँ से आई, कौन सा सपना आया, और इन्होंने कहा कि चलो इस पर बम फेंक देते हैं। फेंकने के बाद शायद रियलाइज भी किया होगा कि बात यही निपट जाएगी, और या फिर ये रियलाइज किया होगा कि हमारे भी तो इतने वो हैं बेसिस हैं, इतने हमारे इंटरेस्ट हैं, इतनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो ईरान छोड़ेगा नहीं, इसे टारगेट करेगा, तो अब इसको जल्दी जल्दी निपटा भी दो। और शायद ईरान मान भी जाए। हो सकता है ईरान भी अंदर से चाह रहा होगा कि इस लड़ाई को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए और कोई फेस सेविंग करके, जो वो ऑलरेडी कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई ऐसी खामियाजा नहीं हुआ, हमें कोई बहुत बड़ी जो है वो नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, और हम तो पीसफुल पर्पसेस के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखेंगे। और उसने ये कहा कि लड़ाई तुमने शुरू करी थी, तुम बंद कर दोगे तो हम बंद कर देंगे। ये वही नैरेटिव है पहलगाम वाला। तो हमने भी कहा था कि भाई तुमने हमें एस्केलेट किया पहलगाम में करके, हमने तुम्हारे टेररिस्ट ठिकानों पे किया, और उसके बाद जो तुमने किया हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बहुत कुछ देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है इसके बीच में। बाकी डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने साथ साथ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर काफ़ी, मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, और उनकी बात पे विश्वास करना, और सबको यही सोच रहे हैं। और देयर इज अ प्री डोमिनेंट, मतलब अमेरिकन जो आम अमेरिकन है वो सोच रहा है कि इस तरह की बात जो है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पिछली टर्म में तो उन्होंने किसी वॉर में इनिशिएट नहीं किया, किसी वॉर को शुरू नहीं किया, अब दूसरी टर्म में तो कर दिया। स्ट्राइक करने के बाद सोचा कि ये फुल स्केल वॉर नहीं बन जाए कहीं, तो चलो अब इसको सीजफायर करें। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूँ, हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये सीजफायर या जो भी हॉल्ट है ये सस्टेन करे, लड़ाई रुक जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरे विश्व में आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर दशा से इसका रुकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा कि भारत सर ये कहता भी है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। पूरा यूरोप, पूरा साउथ एशिया किस तरीके से डिस्टेबलाइज, पूरा वर्ल्ड होता हुआ किसी भी युद्ध के एस्केलेशन से नजर आता है, वो हम सब देख चुके हैं। बट क्योंकि आपने बहुत सिमिलैरिटीज की बात की निपुण साहब, इन्हीं सिमिलैरिटीज में कैरेक्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के अभी लगातार सुबह 3:40 से आए बैक टू बैक ट्वीट्स, ट्रुथ पे जो वो लिखते हैं, ट्रुथ सोशल पे, और फिर उसके बाद जो उनके बयान सामने आए, अभी भी उनकी नाराजगी कि मैं खुश नहीं हूं ईरान और इजराइल से। आपको लगता है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, खुद डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कमजोर हो रही है, और क्योंकि सीजफायर का पालन एज सच तो होता हुआ नहीं दिख रहा, भले ही ईरान इजराइल ने बाद में कह दिया हो कि हाँ ये सीजफायर हो चुका है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की कभी परवाह भी नहीं की कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल कहना ये है कि मुझे अमेरिका के इंटरेस्ट को देखना है, अमेरिका फर्स्ट, और जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा मेगा, यानी कि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है। हालांकि बीच में देखा होगा उन्होंने ईरान तक की बात की कि हम ईरान को दोबारा से क्या बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे, जब इस अमेरिका के अंदर वॉर के अंदर जंप किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर की हम बात करें तो उनका करैक्टर वाकई में एक संदेह रहा, और मैं तो हमेशा देखता भी, जो उनके ट्वीट को देखता हूँ तो मुझे उनकी भाषा भी नहीं लगती कि वो प्रेसिडेंट लाइक भाषा है, और मुझे लगता नहीं कि वो भाषा एक प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे होंगे, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट। चलिए इतर इन बातों को हम इतर करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो व्यक्तित्व इस प्रकार का है, वो इस प्रकार की बात करते भी हैं। लेकिन बात यह कि जो सीज फायर हुआ, जैसे आपने कहा, अभी मेरे से पूर्ववर्ती सर बोल भी रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि ये तो हमने पहले भी देखा, एक क्रेडिट जीवी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि एकदम क्रेडिट लेने की एक होड़ सी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम कहीं ना कहीं एक पीस का, कि एक नोबल लेने की बात को भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम धरातल पर देखेंगे तो धरातल पे देखेंगे अमेरिका इस वॉर के लिए तैयार था ही नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अमेरिका 22 साल बाद सर ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका एक वॉर में डायरेक्ट एंट्री। बिल्कुल, और देखिए आप सोचिए, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस कह रहे कि मैं इस वॉर के लिए
लिए रेडी नहीं हूँ, हम तैयार नहीं हैं। इंटरनली वहाँ पर क्या था, डिस्टर्बेंस था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को कि अमेरिका कूदे। जब इसराइल ने वॉर स्टार्ट कर दिया तो अमेरिका की मजबूरी हो गई। मजबूरी क्यों? क्योंकि जियोस ग्लोबी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका पर क्रिएट कर दी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस वजह से कूदा, लेकिन अमेरिका ये बात भी जाना कि ऐसा ना हो कि जो हम लोग 2001 में गलती किए थे, अफगानिस्तान में कूदे और 2.5 ट्रिलियन हमने खर्च कर दिए, लेकिन हमारे हाथ क्या लगा, तालिबान को ही हमको सरकार वापस लेके आनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि चाहे वो इराक का वॉर हो, अफगानिस्तान का वॉर हो, उससे सबक लिया गया, दोबारा ना जाएं। ऑलरेडी जैसे रशिया यूक्रेन फंसा हुआ है, अमेरिका ने बैक फुट लिया कि नहीं, मुझे इसमें जाना नहीं है। अब इधर यहाँ पर इसराइल की हम बात करें, मुझे लगता है कि इसराइल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसराइल के दो प्राइमरी जो राइजिंग लॉ इन्होंने बोला था, राइजिंग लॉ इनके दो ही मेन मोटिव थे। पहला कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि ईरान जो है अपना प्रोग्राम ना चला सके, जो वो कह रहा है हम उस पे काम जारी रखेंगे। और दूसरा उनका क्या था कि रिजिम चेंज करना है। दोनों ही बातें जो दोनों, दूसरी बात तो हुई नहीं है। जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि जो ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वहां पर थे, वो भी नेशनलिज्म के साथ में खड़े थे और ईरान की गवर्नमेंट के साथ में खड़े रहे, तो वो रिजिम चेंज होना हमको दिखाई नहीं दिया। अब ईरान के साथ क्या था, ईरान ने जैसे ही पहले तो इसराइल के साथ पूरा आपस में हुआ, इधर इन्होंने मारा, इधर उन्होंने मारा। अमेरिका के मारने के बाद ईरान काफ़ी साइलेंट सा हो गया, लगा कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर कमजोरी। लेकिन जैसे ही ईरान ने कतर में मारा तो रात आपने देखा, मारने के बाद ही तेहरान में आधे घंटे के अंदर लोग सड़कों पर थे। प्री इन्फॉर्म्ड, और मुझे लगता है कि ये फेस सेविंग ज्यादा थी कल जो हुआ। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। हर किसी को बस अपने लोगों को ये बताना था कि देखिए हमने किया था, इन्होंने हिसाब बराबर, अब हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। रात ही हम लोग बैठे हुए थे चैनल पर, हम रात ही बात बोल रहे थे, लगातार जो न्यूज आ रही थी, लगातार जिस प्रकार वक्तव्य आ रहे थे, आप सोचिए आधे घंटे के अंदर ईरान में तेहरान के लोग जश्न मना रहे थे कि हमने क्या किया, अमेरिका को मार दिया, कतर में मार दिया, और हम लोग ब्रेव हैं, हम लोग जीत गए। उधर अमेरिका के बयान आने शुरू हो गए। तो ये सिंपल वही बात था कि फेस सेविंग करनी है, क्योंकि अगर ईरान ऐसे ही वार्ता के लिए तैयार हो जाता, सीज फायर कर लेता, तो दिक्कत ये थी कि ईरान की जनता कहीं बगावत न कर देती कि हमारी जो सरकार है वो हमारी सिक्योरिटी कर नहीं सकती और ये हमारी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो वही जो आपने फेस सेविंग कही, मुझे लगता है वही बात थी, और उसी बात को लेकर हमको देखने को मिलेगा। जी ठीक है। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपके पास आना चाहूंगी सर। अभी जो स्थिति दिख रही है, जैसा कि निपुण सर ने भी कहा कि इजराइल जो चाहता था वो इजराइल को मिला नहीं, ऐसे में आगे भी इसके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि ईरान और इजराइल दोनों ही इनफैक्ट क्या इस वक्त समझौते की स्थिति में थे। जय हिंद पूर्णिमा, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा मेरा मत जो है वो निपुण जी से भिन्न है। देखिए, कोई भी जब कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी देश किसी भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में अपने 100% ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और खास करके तब जबकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान एक शक्तिशाली, बहुत पुरानी सभ्यता, शक्तिशाली देश, अच्छी इकोनॉमी, खूब सारा उनके पास पेट्रो डॉलर्स, उनके पास एक बैटल हार्डन्ड आर्मी, वो आर्मी जिसने 8 साल तक इराक के साथ युद्ध किया 80 से 88 तक। तो ये ईरान इज नॉट ए पुश ओवर। तो जहां तक सवाल इस बात का है, ये सब जानते थे। और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इजराइल ने अपने पार्शियल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया है। पहला, न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचाना। न्यूक्लियर एसेट्स डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर सकता। डिस्ट्रक्शन जो शब्द है, मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। 1.5 साल से इजराइल गाजा जैसी छोटी जगह पर लगा हुआ है, वो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। रूस यूक्रेन में लगा हुआ है, वो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, रूस जैसी महाशक्ति। तो मेरा मतलब यह है कि उन्होंने बहुत हद तक 11 से 12 उनके परमाणु के जो ठिकाने हैं उन पर हमले हुए हैं, उन पर डेवास्टेटिंग हमले हुए हैं। उनके मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया। 10, 12, 14 जनरल्स का एक साथ मारा जाना एक छोटा मोटा ये बात नहीं है। जो मिलिट्री लोग वहां बैठे, शरदिंदु सर बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से। तीसरी बात, उन्होंने जो उनके 3 मेन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर उनका असर नहीं हो सकता था। तो B-2 बॉम्बर्स से उन्होंने GBU-57, पहली बार इतिहास में पहली बार वो बम का इस्तेमाल हुआ है, उसको ला करके वहां पर उनको मारा।
देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है मेरी समझ से वो कई वर्ष पीछे जा चुका है, उनको बहुत नुकसान हो चुका है। आपको मैं बताता हूं कि परमाणु बम का अर्थ सिर्फ यूरेनियम नहीं होता है, बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सेंट्रीफ्यूजेस चाहिए, बहुत सारे उसके और डेटोनेशन मैकेनिज्म चाहिए, बहुत सारे और चीजें होती हैं। इतनी आसानी से न्यूक्लियर बम बनाया नहीं जाता है। तो जो बाकी जो उनके जो एसेट्स हैं उनके ऊपर बहुत जबरदस्त हमला होगा। पूर्णिमा मेरे को बोलने दीजिएगा। और तीसरी चीज जो है वो इनका जो मिसाइल, आफ्टर ऑल आज की तारीख में क्या स्ट्रेंथ थी इजराइल की, ईरान की मिसाइल फोर्स उनकी, उसकी मिसाइल फोर्स में बहुत सेंध लग चुकी है, बहुत सारी उन्होंने इस प्रयोग में ले आए हैं और उनके मिसाइल के ठिकानों पर, मिसाइल के लॉन्चर्स पर बहुत जबरदस्त हमले हुए हैं और बहुत जबरदस्त उनका नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ा उनका उनका अचीव हुआ है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि पिछले 5-7 दिन से ईरान की जो वायु सीमा है, जो उनकी एयर स्पेस है, उस पर टोटल डोमिनेशन है इजराइल का। वो जब मर्जी जहां मर्जी जाकर के वो या अमेरिका के फाइटर्स आप बताएं 39,000 किलोमीटर से वो चल करके B-2 आकर के और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करके और ईरान में हमला करके चले गए और आपके किसी को कुछ भी नहीं पता लगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये विक्ट्रीज है इजराइल की। तो मेरा ये मानना है कि ईरान को काफी घात लगा है, पहली बात। उसके अलावा अब मैं इजराइल का बताता हूं कि देखिए, इजराइल को भी 2-3 चीजें उनकी बहुत पहले उनकी एक मिथ थी कि उनके अंदर आकर के कोई हमला नहीं कर सकता, उनके पास आयरन डोम है, थाड़ है, ये है, वो है, कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ईरान ने वो करके दिखाया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको, ईरान ने अगर 100 मिसाइल फायर करी हैं तो सिर्फ 10 ठिकाने पे पहुंची हैं, 90 को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये बहुत बढ़िया आपका मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया परसेंटेज है न्यूट्रलाइज करने का मिसाइल्स का। तो दूसरी बात यह थी कि जो इजराइल की जो पहली बार उनके पास ऐसा हुआ है कि जो हालत गाजा की थी, इजराइल के कुछ हिस्सों की, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हिस्सों की लगभग वैसी छवि उभर करके सामने आई है। तो ये उनकी भी मिथ को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। लेकिन जो इजराइल के उद्देश्य थे उनमें से काफी से ज्यादा एक्सटेंट तक उन्होंने हासिल किए हैं। और इस समय इसी वजह से ईरान को एक फेस सेविंग एग्जिट की आवश्यकता थी। इसीलिए जो कल कतर पे स्क्रिप्टेड, आई रिपीट पूर्णिमा, स्क्रिप्टेड जो एक्टिविटीज हुई है कल कतर में, वो एक्टिविटी उसको एक फेस सेविंग एग्जिट मिला। और उसके आधे घंटे बाद, भले 2 घंटे बाद लोग बात आकर के समर्थन देने लग गए हों, लेकिन दैट वाज एन स्क्रिप्टेड थिंग। वरना आप मुझे बताएं कि वो ईरान जिसने कि 1700 किलोमीटर दूर जाके ईरान में इफेक्टिवली फायर कर दिया, उसकी 11 मिसाइलें कतर में जाती हैं जो कि उसकी जेब में रखा हुआ है और जाकर के रेत में गिर जाती हैं। कम ऑन, दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड। तो मेरा ये मानना है कि ये उनको एक फेस सेविंग एग्जिट देने के लिए किया गया था। उसके अलावा जब ईरान के विदेश मंत्री रूस गए तो रूस में जाने के बाद वहां से उनको उस प्रकार का सपोर्ट जो वो चाह रहे थे नहीं मिला। शायद रूस ने, पुतिन ने उनसे कहा कि भाई आपका वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब आप सीज फायर को एक्सेप्ट करें ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। चॉइस इज योर्स, कितना नुकसान करवाने के बाद आप सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं। तो जहां तक सवाल उनका इकोनॉमिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बंद करना है, ये एक अमेरिका के किसी लीडर का स्टेटमेंट भी आया था, मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनसे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना एक इकोनॉमिक सुइसाइड है। ये आप आर्थिक रूप से आत्महत्या करेंगे अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे ऐसी परिस्थिति में, जबकि आप लड़ाई के अंदर हैं। उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो ईरान को आ रही है, उसका अपना खत्म होगा। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो है ईरान को बहुत नुकसान हुआ है और उनके पास कोई चारा नहीं है सीज फायर एक्सेप्ट करने के। इसीलिए उन्होंने एक स्क्रिप्टेड अटैक कतर पे करके और इससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर शातेंदु, अगर एक फेस सेविंग हो चुकी है, ईरान को एक एग्जिट इससे मिल चुका है, फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस सीज फायर के बाद, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इससे शांति स्थापित हो जाएगी? रीजन बीइंग सर, अगर इतिहास में ईरान और इजराइल को हम देखें, दोनों की पुरानी अदावत और उसका आधार क्या रहा। एक यहूदियों के लिए अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बताना चाहता है, तो एक मुस्लिम धर्म को लेकर किस तरीके
तरीके से एक सोच के साथ आगे बढ़ा और कैसे एक अलग से पूरा का पूरा नेशन बनाया, अपने आप को मजबूत किया। अगर इजराइल के फिर हिस्ट्री में चले जाए, कैसे उसने सरवाइव किया, कैसे अपने, इनफैक्ट सब मैप में तो अभी भी डॉट डॉट के तौर पर कई जगह इजराइल को दिखाया जाता है और बाकी देश उनको वैसे ही उसी तरीके से देखते हैं। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में सर इससे शांति आ जाएगी? क्या जो टेरर स्टेट ईरान को बताया गया, बार बार बताया गया, उसको अब वैसा कहना बंद कर देंगे? जिन जगहों पर इजराइल हमले करना चाहता था, जहां से आतंकवाद होता था, क्या वहां से अब आतंकवाद या कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं होगी? तो हम आगे क्या देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को? देखिए, मिडिल ईस्ट में जब से 1948 से लेके आज तक जो क्राइसिस बना हुआ, जब तक आप टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेंगे, नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ शांति होने वाली नहीं है। ये सारे के सारे टेम्परेरी फेज हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल की मंशा छोड़ दे, जिस तरीके का उसका एक्सपेंशनिस्ट और जिस तरीके से वो गाजा पट्टी पे ऑपरेशन चला रहा है, वहां कोई सीज फायर नहीं हुआ, वहां के ऑपरेशन जारी हैं। और जब चाहे आप लेबनान और सीरिया पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं, उनका हक आप देने को तैयार नहीं है, तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। इट इज अ टेम्परेरी सीज फायर। लेकिन इन 12 दिनों के ऑपरेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको ये देखना पड़ेगा। इन 12 दिनों में बहुत सारी चीजें टेस्ट हुई। ईरान के एलाइज टेस्ट हो गए, इजराइल के साथ कौन खड़ा हुआ वो टेस्ट हो गए, किसने आर्थिक और मिलिट्री मदद की और किस तरीके से इस वॉर को लड़ा गया ये देखा गया। अमेरिका को इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उसने टेस्ट कर लिया कि ईरान कितना वनरेबल है। 13 तारीख को पहले इजराइल से हमला कराया, साइंटिस्ट मारे, उनके न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक कराए, लॉन्चिंग साइट डिस्ट्रॉय किया, और जब ऐसा अप्रोप्रिएट मोमेंट आया तो उसने अपने GBU-57 को भी टेस्ट करके देख लिया। और अल्टीमेटली देखिए कुछ रिजल्ट उससे निकले हैं। सीज फायर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके कई सारे मकसद हैं। एक तो उन्होंने अपनी एक लीडरशिप को मजबूत किया है, वो अपने आके बाकी किसी नेता को मानते नहीं और बाकियों को बौना साबित करने की फिराक में रहते हैं। तो ये एक बहुत चीजें उभर के आई। और दूसरा, उनका हर डिसीजन यूनिलैटरल डिसीजन है, अपनी मर्जी से अपने तरीके से वो डिसीजन लेके उसका प्रोपोगंडा करते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं कि सिर्फ एक ही नेता है और वो जो चाहे वो करेगा। चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का क्लेम हो, चाहे ईरान और इजराइल के बीच के सीज फायर का वो क्लेम ले रहे हैं। बात किसने की, कहां से आई, किधर से आई और इतना ऐसे सडन एक्शन कैसे हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट को भी ये चीजें पता नहीं है। और उनके वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि 400 kg यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम मिसिंग है। इस तरीके का वहां कंफ्यूजन वो क्रिएट करते हैं और फिर टाइमलाइन देते हैं। 6 घंटे में ये एक्शन, 12 घंटे में ये एक्शन और 24 घंटे में पूर्ण सीज फायर और युद्ध का अंत। 12 दिन के ऑपरेशन का नाम दिया। ये कर क्या रहे हैं? एक देखिए, बहुत बड़ी संस्था है नोबेल प्राइज, जो कि पूरे विश्व का उसमें विश्वास है। एक बड़े साइंटिस्ट आते हैं, लिटरेरी लोग आते हैं, उनको पीस के लिए पुरस्कार देते हैं। आप उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपने सारी संस्थाओं में तो अपना इन्फ्लुएंस बनाया ही है, साथ में नोबेल प्राइज को भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अपना क्लेम उसमें डालते हैं। पाकिस्तान से रिकमेंड कराते हैं, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को अपने यहाँ बुला के लंच कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक टेस्ट किया है कि उनके 2-3 मकसद थे। पहला कि क्या वो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सके ईरान के। आंसर आया नहीं। उन्होंने फोर्डो में किया, 2 आपने GBU-57 डाले, लेकिन 2 दिन पहले उसने वहां से आपके सेंट्रीफ्यूज मटेरियल और तमाम यूरेनियम को वहां से या तो सेफ जगह पे हटा दिया या फिर अपनी टेक्निकल मैनपावर जो साइंटिस्ट थे वहां से हटा लिए। आपने क्या किया? इस बयान में क्या आपको हासिल हुआ? क्या आपने नतांज, जिसके एक कुछ समय पहले इजराइल ने वहां अटैक किया, क्या आपने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया? तो आंसर आया नहीं, कोई रिजल्ट बहुत निकला नहीं। न्यूक्लियर आपका प्रोग्राम कुछ जेपरडाइज हुआ है, बैक ट्रैक हुआ है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट कि ईरान कल न्यूक्लियर पावर बन ही नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सारा कुछ उसका इंटैक्ट है। कुछ शेल्टर या कुछ कंक्रीट के बंकर गिरा देना इज नॉट द एंड ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा, वो लीडरशिप चेंज करना चाहते थे। क्या हुआ? लीडरशिप का चेंज में कोई अल्टरनेटिव था? आपके जो वहां के लीडरशिप पेजेस्कियां थे, अयतुल्लाह खमेनी, पूरा मास उनके सपोर्ट में था। तो वो लीडरशिप की भी बात खत्म हो गई। ईरान को सेटबैक लगा है उनके साइड पे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, लेकिन इकोनॉमिकली भी आप उनको नहीं चैलेंज कर पाए। ईरान देखिए, पहले दिन से, जब से 13 तारीख के बाद से ये
इस फिराक में था कि वो सीज फायर के लिए जाए। वो इस युद्ध को नहीं लड़ना चाह रहा था, ये पहले दिन से क्लियर थी, और ना ही उसके पास ऐसे वेयरविदॉल थे। उसको बिल्कुल क्लियर कट पता था कि रशिया और चाइना का मदद उस लेवल पे नहीं आएगा जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशन है, जिस लेवल पे इजराइल की अमेरिका मदद कर रहा है। लिहाजा उसके जो रिस्पॉन्सेस थे वो बड़े ग्रेजुएटेड थे। वो कभी भी फुल फ्लेजेड अपने पूरे पूरे बैलिस्टिक को इजराइल के ऊपर उसने नहीं लॉन्च किया। उसने 20 से 21 वेव जरूर भेजे, ज्यादातर देखिए हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन जो टारगेट पे पहुंचे उसने हाइफा में, तेल अवीव में, जेरूसलम में और उनके 14 शहरों पे स्ट्राइक किया। और जो एक मिथ था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रेक नहीं हो सकता, उन्होंने ब्रेक करके दिखा और डैमेज किया। और साथ में बताया कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, मेरी स्ट्रेंथ आज की डेट में मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, मैं उसी से ही आपको काउंटर करूंगा। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत डिबेट हुई कि क्या उसको माइन कर सकता है, क्या उसको ब्लॉकेट कर सकता है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर था, उसके एलाइज उससे अफेक्टेड हो रहे थे, उससे अफेक्टेड हो रहा था पूरे मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया, ओमान। Just to add on, Shardenu sir. Let me finish this. No, just to add on, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, तो वो तो फिर अगर ब्लॉकेज भी होती सर, वो सिलेक्टिव होती ना, वो फिर चाइना के लिए नहीं होती। उसमें पूर्णिमा जी उसमें एक एलिमेंट था, देखिए वो लड़ किससे रहा था। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन और तमाम उसके एलाइज को इससे नुकसान हो रहा था। और साथ में अमेरिका की नेवल पावर, जो थर्ड उन्होंने एयरक्राफ्ट फ्लीट को भी मार्च किया था, अमेरिका की नेवल और एयर पावर के आगे ईरान कहीं स्टैंड नहीं करता। वो अगर ब्लॉकेड लगाता भी तो वो बहुत इंटेंस रिएक्शन को रिसीव करता, जो कि थोड़े दिनों में ही तोड़ा जाता है या वहां पे बहुत तबाही और बर्बादी होती। इसका असेसमेंट ईरान ने किया बता, लिहाजा उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। अयतुल्लाह खमैनी के पास उनकी संसद मजलिस ने पास किया था, फिर भी अयतुल्लाह खमैनी ने उसको नहीं अप्रूव किया। तो ये चीजें समझना होगा। और ईरान एक सेविंग ग्रेस देख रहा था, जब उसने कतर पे देखे स्ट्राइक किया तो उसके बारे में भी उनको एडवांस वार्निंग दी। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए ईरान ने अपनी भड़ास निकाल दी, नाउ यू कम टू द पीस टॉक, सीज फायर कर लीजिए। तो ये सारा गिमिक जो है बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड रहा है 12 दिनों में। मिडिल ईस्ट की टोटल स्ट्रेटजी, टोटल अलायंस आपको क्लियर हो जाएगा इसके बाद कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है। देखिए मुस्लिम देशों ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया, मदद कुछ नहीं की, ना ही उनके स्टेटमेंट में कोई वक़्त था, ना कोई दम था। सिर्फ एक स्टेट, एक कंट्री ने खुल के इसमें हिस्सा लिया, वो था अमेरिका। और अमेरिका ने एक अपना विजय पताका तो मैं नहीं बोलूंगा, एक स्टेटमेंटशिप जरूर आई। बस हल्के पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका हल्का नहीं पड़ा है। अमेरिका तो ग्रेट हमेशा से रहेगा, लेकिन जो हल्के पड़े हैं उनके प्रेसिडेंट हल्के पड़े हैं, उनके स्टेटमेंट को में नॉन सीरियसनेस दिखाई दिया। इससे लोगों का कहना है कि ईरान का इस गेनिंग ग्राउंड, ईरान हमेशा से युद्ध विराम के लिए था, उसने 13 तारीख का हमला शुरुआत नहीं किया था। लिहाजा ये जो अब जो सीज फायर है, मेरा मानना है कि ये लास्ट करेगा, क्योंकि जो वॉरिंग फैक्शन का एक फैक्शन ईरान है वो चाहता है, वो नहीं कैपेबल है आज की डेट में इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ने के लिए। लिहाजा मेरा मानना है कि ये युद्ध विराम, बारीक कुछ मिसाइल का एक्सचेंज, आगे आने वाले दिनों में ये अल्टीमेटली सीज फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसी बीच में जब ट्रंप की नेतन्याहू से बात हुई तो नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आगे की कार्रवाई पर हम रोक लगाएंगे और ये स्टेबल रहे। आंचल मल्होत्रा साहब, लाइटर क्वेश्चन है लेकिन अभी बहुत इर्द गिर्द इसके सारा डिस्कशन घूम रहा है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? क्योंकि मागा के इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी विदेश नीति में एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दिया था और वो क्लॉज था नोबेल पीस पुरस्कार पाने का। आपने लाइटर वेन में कहा तो मैं पहले आपको याद दिला दूं, बाराक ओबामा को तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही नोबेल पीस प्राइज मिल गया था, अगर आपको याद हो तो ये आप समझ लीजिए कि नोबेल पीस प्राइज हकीकत में है क्या। दूसरी बात यह है कि अगेन इन द लाइटर वेन, जब से डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा कि पाकिस्तान ने उसे रिकमेंड किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो उसने कहा मैं तो नहीं लूंगा इसकी रिकमेंडेशन पे। उसने धाड़ से जाके बॉम्ब गिरा दिए। अगर स्कोप है मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलने का तो वो खत्म हो जाए। मैं जिंदा नहीं रह सकता इस सोच के साथ कि मुझे मुनीर के कहने पे पीस प्राइज मिले। बाकी I will leave it to the judgment of the Nobel Peace Prize committee. आने वाले वक्त में देखते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है। और बहरहाल वो अपनी तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त आने पे कोई बड़ी बात नहीं है। उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके कैंपेनर्स हैं, वो तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में तो यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में सीज फायर कराने वाले कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ईरान में सीज फायर कराने वाले कौन? डोनाल्ड ट्रंप।
और वो जो उन्होंने युद्ध नहीं शुरू करवाया, वो तो कह रहे हैं कि मैंने एहसान किया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, जो मैंने उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी या उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो इस चीज के लिए भी पीस प्राइज मिलता है उनको, बनता है उनका। भाई तो कल को होने वाले परमाणु युद्ध को रुकवा दिया उन्होंने, उस परमाणु युद्ध को रुकवा दिया जिसका पता ही नहीं है कि होता या नहीं होता, कि बॉम्ब है भी या नहीं है वो भी नहीं पता। बट अगर आपको उनकी फेवर में किसी ने केस बनाना है तो डेफिनेटली उनके सपोर्टर्स, उनके कैंपेनर्स इस नैरेटिव को चलाएंगे, और नैरेटिव ऑलरेडी चला दिया गया है कि इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, उसमें हमने करवा दिया। ईरान को हमने न्यूक्लियर पावर बनने से रोक लिया, जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बना हुआ था। तो ये सब पीस के लिए तो किया, वो बोलेंगे ये सब दुनिया में शांति बनी रहे, तो शांति बनाने के लिए थोड़ा मैंने इस्तेमाल जो फोर्स का इस्तेमाल कर लिया, विच इज बिकमिंग नॉर्मल। अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारे ब्रिगेडियर साहब ने भी बहुत बताया कि इसका जो फॉल आउट हुआ, जो आउटकम हुआ, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जो बातें बताई उन्होंने, उसमें एक ही बात मैं जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार फिर से ये साबित हो गया कि जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है इसमें वैल्यू बेस्ड पॉलिसीज, पॉलिटिक्स कहीं भी उसी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। एक बार फिर से साबित हो गया है। और जो इंटरनेशनल गवर्नेंस की जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उनकी रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। आज सिर्फ रियल पॉलिटिक काम करती है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। आपको जो ठीक लगता है, और अगर आपके पास ताकत है, हमारी भाषा में जिसे बोलते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वही चले जा रहा। तो ये सब देखिए, इसमें लाइटर वेन भी है और सीरियस टोन भी है। नहीं, और बहुत इसमें सोचने वाली बात है निपुण सर, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि सर नॉर्थ कोरिया जब देखो तब परमाणु बम की धमकी देता था, साउथ कोरिया को लेकर देता था, कुछ नहीं कहता था, अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया तो आसपास तक तो आ ही जाएगा। रूस यूक्रेन का युद्ध हमने देखा कितनी बार उसमें न्यूक्लियर बम को गिराने को लेकर धमकी दी गई। फिर उसके बाद बाकी जिस तरीके से वॉर्स एस्केलेट हुए, आप इंडिया पाकिस्तान देख लीजिए, कितना उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट बेवजह का दिया और कैसे उसके लिए गिदड़ भपकी रही। अब ये ईरान इजराइल में बार बार ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर बम गिराना मतलब जैसे कुछ गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है, हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये मानता हूँ जो न्यूक्लियर पावर की हम बात करते हैं, ये केवल एक डिप्लोमेसी होती है और ये एक डिटरेंट की तरह से है। इसको कोई भी देश यूज कब करेगा? जब वो ये तय कर लेगा कि मुझे भी मरना है, तभी इसका यूज होगा। और हम देखेंगे कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन था, उसने यूज कर दिया। अगर उस समय किसी और के पास भी होता तो शायद अमेरिका यूज न कर पाता। हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं कर पाया। ईरान को बनाना है न्यूक्लियर वेपन, ये निश्चित है, चाहे वो आज बनाए, चाहे वो 10 साल बाद बनाए, चाहे वो 5 साल बाद बनाए, क्योंकि ईरान ये मानता है कि मुझे अगर अपनी सॉवरेनिटी को बनाए रखना है, अपने आप को सर्वाइव करना है। रीजन ये है कि वेस्ट ब्लॉक उसके पूरा अगेंस्ट है। साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर हम बात करें तो जो सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है या सऊदी जो है, वो सब क्या पपेट बन चुके हैं किसके? अमेरिका के। और जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, इराक वगैरह हम बात करें, सब की बात करें, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। केवल ईरान एक ऐसा देश है जो आज ये कहता है कि मैं वेस्ट के सामने सीना तान के खड़ा हूं। इस वजह से जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ईरान की एक रेस्पेक्ट भी बहुत हाई है। लोग ये मानते हैं ईरान वाकई में यार दमदार पर्सनैलिटी है। कल सब कह रहे थे कि खुद भले ही मरे लेकिन डेंट करके जाएगा ईरान, डेंट करके जाएगा। तो मैं न्यूक्लियर वेपन को ये मानता हूं कि न्यूक्लियर वेपन केवल एक डिप्लोमेसी की तरह यूज होता है कि इसको हम यूज कर देंगे। और एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन पहले से था, वो कहीं ना कहीं इसका एक हवा भी क्रिएट कर रखे थे। भारत ने तो कहा जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो ईरान का प्रोग्राम था, ईरान के प्रोग्राम अगर वाकई में डिस्ट्रॉय हुआ होता, काफी डिस्टर्ब हुआ होता, नुकसान तो पहुंचा है। मैं अभी सुरेंद्र जी को सुन रहा था, माथुर साहब को सुन रहा था, बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना इजराइल कल्पना कर रहा था कि हम खत्म कर देंगे। जिस प्रकार का इजराइल का दावा था कि 15 वॉरहेड बना चुका है, मुझे लगता है कि काफी नुकसान जरूर पहुंचा है। क्योंकि अगर नुकसान बहुत ज्यादा होता तो लीकेज वगैरह की इंसिडेंट मेरे को सुनने को नहीं मिल रहा है कि ऐसा कोई लीकेज हो गया, कुछ ऐसा हो गया। इसका मतलब नुकसान पहुंचा है, लेकिन उतना नहीं जितना इजराइल सोच रहा था। लास्ट के 2 मिनट है सर, तो मैं एक कमेंट बाकी दोनों मेहमानों से भी लेना चाहूंगी। अनुज माथुर सर, ये बस इतना सर शॉर्ट में प्लीज कोशिश करिएगा समझाने की। मिडिल ईस्ट के बाकी देशों का डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना,
कतर ने कल पहला हमला देखा इस तरीके का इतिहास में। दूसरा, क्या ये इसके भी अराउंड है कि जो ऑयल रूट्स हैं, तेल का पूरा बिजनेस है, क्या उस पर भी हम कब्जा कर लें? मतलब क्या ये वो भी था कि हम पावर गेन कर लेंगे, इससे किसी और किसका जो नुकसान हो तो हो, हम कम से कम इस पावर सिचुएशन में आ जाएंगे ऑयल कंट्रोल के साथ? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब बहुत छोटे में दूंगा। हाँ। देखिए, मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों को इस बात का गुमान हो गया है कि अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट होने की आवश्यकता है। सिर्फ तेल और आतंकवाद जो है उनको बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रख सकता अपने कदमों पर। तो वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट हों, और उस इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप चाहे अमेरिका को चाहें या ना चाहें, एक बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, और वो ये है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी सामरिक और एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। और आज आपको अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उनके साथ अलाइन नहीं कर रहा, उनके साथ आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। देखिए, छोटा सा उदाहरण कि जब दुबई में ट्रेड फेयर होता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये वही अरब है जिन्होंने इजराइल को कभी माना नहीं, वो इजराइल का पवेलियन वहां पर एक बनने देते हैं। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है, और जो अरब देशों का जो रिएक्शन है उसकी खास वजह सिर्फ यही है कि वो आज एक महाशक्ति के साथ उसको साथ नहीं तो उसको अनॉय नहीं करना चाहते। ठीक है सर। शरदेंदु सर, 1 मिनट का टाइमर सर, आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए रख रही हूं। मिडिल ईस्ट में क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रीडिजाइन करने की जरूरत है? क्योंकि दोनों के बीच सर ट्रस्ट फैक्टर तो है नहीं अब, ईरान इजराइल, और ना भविष्य में वो दिखेगा। देखिए, सिक्योरिटी इंश्योर करता है अमेरिका के मिलिट्री बेसेस ये काम कर रहे हैं, और साथ में जो उसका काउंटर पार्ट है उसको इंश्योर कर रहा है ईरान के अपने एलाइज हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आज की डेट में मार्जिनलाइज हो गए। तो जो सिक्योरिटी वैक्यूम पिछले कुछ समय तक क्रिएट हो रहा था, हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया 7 अक्टूबर को, उसने इस कमी को पूरा कर दिया। उसने मौका दिया अमेरिका को अपने सारे मिलिट्री बेसेस को पुख्ता करने के लिए, अपना होल्ड और स्ट्रांग करने के लिए, और तमाम उन नॉन स्टेट एक्टर को बिल्कुल लिक्विड कर दिया या मार्जिनलाइज कर दिया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। तो जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो तो जस का तस बना हुआ, लेकिन गारंटर जो है अब बड़े वेहमेंटली वो अमेरिका हो गया, वो इजराइल हो गया। इजराइल अपनी मंशा पूरी करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में जो 2 नेशन थ्योरी जब तक आप नहीं मानेंगे, यहाँ पे टोटल पीस आना संभव नहीं है। लिहाजा फिलिस्तीनों को उनका हक दिलाने की तरफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन है। अमेरिका अपने माइट के दम पे यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज को पुख्ता करता और पीस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लास्टिंग पीस नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, अल्टीमेटली अंदर सुखगाट है, फिर से ये रीऑर्ग करेंगे ईरान, तमाम उनके नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सीज, और जो फिलिस्तीन का कॉज है, जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक मिडिल तब तक फाइनल सॉल्यूशन की पीस या ट्रांक्विलिटी नहीं आएगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अचल सर, जनरल अनुज माथुर साहब, मेजर जनरल साहब, ब्रिगेडियर शातेंदु जी, निपुण सर, थैंक यू वेरी मच। डिबेट की इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। सीज फायर हो गया, ये कहा गया, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं, ये देखा गया है। इजराइल और ईरान अभी भी आमने सामने हैं, और ट्रंप अपनी नोबेल वाली नौका में शांति की पतवार इस वक्त ढूंढ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट को वाकई में शांति चाहिए, या सिर्फ ये महाशक्तियों की भूख और राजनेताओं की ब्रांडिंग का मैदान बन चुका है? आज का युद्ध विराम अगर सियासी शो पीस है, तो कल की जंग एक और मानवीय त्रासदी होगी, और ये बात पूरे देश को याद रखनी चाहिए।